जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरीज हैं या हर्निया की सर्जरीज हैं या कि इमरजेंसी सर्जरीज होती हैं, जैसे किसी पेशेंट को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है या आंतड़ी में सूजन आ जाती है, आंतड़ी फट जाती है, तो उसमें हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपी विधि के थ्रू ये सर्जरीज करते हैं। पाइल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और उसके लिए जो कन्वेंशनल या जो पुरानी सर्जरी है उसमें काफ़ी बड़े कट्स लगते थे, जिसकी वजह जो 3 या 4 महीने तक भरते थे, जिसकी वजह से पेशेंट्स को 3 या 4 महीने तक काफ़ी दर्द सहनी पड़ती थी, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अब वही सर्जरी हम लेज़र के थ्रू करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। अगर हमने आज सर्जरी करी है पेशेंट की, तो हम पेशेंट को शाम तक नहीं तो अगले दिन तक छुट्टी करके उसको घर भेज सकते हैं। अगर कंपेयर करेंगे हमारी ओपन सर्जरी या कन्वेंशनल सर्जरी को और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को गोल्ड स्टैंडर्ड का दर्जा दे दिया गया है इंटरनेशनली। तो एक बार जब ये पथरी बन जाती है तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। ये बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं होती। आसान भाषा में हम इसको पाइल्स कहते हैं, हिंदी पंजाबी में हम इसको बवासीर की प्रॉब्लम कहते हैं। ये जो एक परेशानी है, इसका सबसे जो कॉमन साइन और सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को स्टूल्स के रास्ते से ब्लीडिंग होती है। और क्योंकि इसमें कोई हम लोग कट नहीं लगाते हैं, तो उसकी वजह से ड्यूरिंग द सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी कोई बहुत सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग भी नहीं होती है। अगर पेशेंट के 6 महीने के गैप के बाद या साल भर के गैप के बाद उसको नए मस्से फील होते हैं, तो वो एक नई बीमारी है। मैम, नॉर्मली हम जो सर्जरी करते हैं उसमें पेशेंट का 1 दिन का स्टे होता है। मान लीजिए कि हमने पेशेंट को सारा फिटनेस देख के आज एडमिट किया है, आज ही सर्जरी करेंगे और कल तक पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। वेरिकोज वेन की ये जो समस्या है ज़्यादातर आजकल लोगों में दिखने लगी है कि नसें जो हैं नीली पड़ रही हैं, तो इसे बताएं कि ये क्या है और कैसे इसका इलाज संभव है। तो हमारी टांगों में जो वेन्स होती हैं उसमें ये जो प्रॉब्लम आती है, जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं जो हमें टांग की सतह के नीचे दिखती हैं, जो नीली नीली दिखती हैं, उस प्रॉब्लम को हम लोग वेरिकोज वेन्स कहते हैं। जब वेरिकोज वेन की जो सर्जरी होती है वो कैसे की जाती है और कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है पेशेंट सर्जरी के बाद तुरंत चल फिर सकता है और अराउंड 4 से 6 घंटे के एडमिशन के बाद यानी सेम डे पेशेंट को छुट्टी भी करी जा सकती है। आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दराज से, जम्मू कश्मीर से, लेह लद्दाख से भी पेशेंट्स आते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली देयर वाज अ पेशेंट जो हमारे पास राजस्थान से आए हैं। तो आपके हॉस्पिटल में क्या नई टेक्निक है कि जिससे पेशेंट है जो आपके पास इतनी ज़्यादा संख्या में आते हैं? अब इस लेज़र में ना कोई कट लगता है, ब्लीडिंग ना के बराबर होती है और जो हीलिंग है, पेशेंट 3 से 4 दिन में बिल्कुल ठीक होके अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जीता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। जी हाँ, आजकल इंसान कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो केवल सर्जरी से ही ठीक हो सकती है। लेकिन माना ये भी जाता है कि क्या उन्हें दवाइयों से ठीक कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके की समस्या होती है कि सर्जरी ही उसका इलाज होता है। तो आज ऐसे ही डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उन्हीं से जानेंगे पूरी जानकारी कि आखिर क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है और कैसे इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, स्वागत है पहले आपका हमारे देश हरियाणा के स्टूडियो में। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुमार अभिषेक है। मैं सेक्टर 34 चंडीगढ़ में हीलिंग हॉस्पिटल में कंसल्टेंट जनरल और लैप्रोस्कोपी सर्जन की तरह काम करता हूँ। हमारा हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में पिछले 6 साल से है और हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल एडवांस जितना भी सर्जरी का काम होता है, जैसे हम लोग लैप्रोस्कोपी में काम करते हैं, लेज़र में काम करते हैं। हमारा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे और सारी ब्रांचेज़ हैं, जैसे यूरोलॉजी भी है, ऑर्थोपेडिक्स भी है, न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है। सो वी आर अ वेरी वेल एडवांस्ड हॉस्पिटल
जहाँ पे हम लोग सारी टाइप की सर्जरीज़ का काम बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, देखा ये जाता है कि आजकल भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो पुरानी टेक्निक्स ही फॉलो करते हैं ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए। तो आपके हॉस्पिटल में क्या नई टेक्निक हैं कि जिससे पेशेंट है जो आपके पास इतनी ज़्यादा संख्या में आते हैं? जी, सबसे पहले मैं सिर्फ़ अपनी जनरल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात करना जी। चाहूँगा, जो मेरी स्पेशलिटी है। हम लोग जो रूटीनली किए जाने वाली सर्जरीज़ हैं, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरीज़ हैं या हर्निया की सर्जरीज़ हैं, या कि इमरजेंसी सर्जरीज़ होती हैं, जैसे किसी पेशेंट को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है या आंतड़ी में सूजन आ जाती है, आंतड़ी फट जाती है, तो उसमें हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपी विधि के थ्रू ये सर्जरीज़ करते हैं। ये सर्जरी एक पुरानी सर्जरी से इस तरह से अलग है कि इसमें जो है कट्स या जो चीरे होते हैं बहुत छोटे लगते हैं, कई बार टाँके नहीं भी लगते हैं, और इसकी वजह से इसमें पेशेंट को बाद में दर्द कम होता है, सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग कम होती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो रिकवरी है उसका ठीक होने का जो रेट है वो बहुत अच्छा रहता है। सेकेंडली हम लोग लेज़र सर्जरीज़ कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि पाइल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और उसके लिए जो कन्वेंशनल या जो पुरानी सर्जरी है उसमें काफ़ी बड़े कट्स लगते थे, जो 3 या 4 महीने तक भरते थे, जिसकी वजह से पेशेंट्स को 3 या 4 महीने तक काफ़ी दर्द सहनी पड़ती थी या काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अब वही सर्जरी हम लेज़र के थ्रू करते हैं। अब इस लेज़र में ना कोई कट लगता है, ब्लीडिंग ना के बराबर होती है, और जो हीलिंग है पेशेंट 3 से 4 दिन में बिल्कुल ठीक होके अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जीता है। प्लस इसके अलावा जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है वो बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉड्यूलर ओटी है विद लैमिनार फ्लो। सो हम जितनी भी टाइप की एडवांस सर्जरीज़ हैं सारी हम हमारे हॉस्पिटल में ओटी में कर रहे हैं। चलिए, बीमारियों की जब हम बात करते हैं जी। तो कई समस्याएं हैं जो आ जाती हैं, लेकिन सर्जरी ही उसका सॉल्यूशन होता है। डॉक्टर जी। बाद में प्रिस्क्राइब करते हैं कि सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। क्या कोई ऐसी टेक्निक हो सकती है कि जैसे मान लो गॉलस्टोन की हम बात करते हैं, तो जी। क्या बिना सर्जरी के उसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि गॉलस्टोन होते क्या हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टोन्स क्या होते हैं और बॉडी में कैसे बनते हैं। जी। कई बार होता है कि जैसे मैं जनरल सर्जन हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि जो मुझे पथरी की प्रॉब्लम है, वो कन्फ्यूज़ होके आते हैं, उनको कई बार किडनी की पथरी होती है। तो हम सबसे ज़्यादा जो कॉमनली डील करते हैं जिस चीज़ का, तो 2 टाइप की पथरी होती है। एक होती है गॉल ब्लैडर की पथरी या पित्ते की पथरी, और दूसरी होती है किडनी की पथरी या किडनी स्टोन्स। तो हम लोग जो हैं, हम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन से डील करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये शुरू ऐसे होती है कि हम जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, जो नॉर्थ इंडियन डाइट है हमारी और जो नॉर्थ इंडियन लाइफ़स्टाइल है, वो ऐसा है कि ये पित्ते की पथरी बनाने को प्रमोट करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पित्ते की पथरी की प्रॉब्लम है, ये एक लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। अगर हम अपना खान-पान ठीक रखेंगे, अपने पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे, और अगर हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल यानी रेगुलर डेली बेसिस पे कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे कोई वॉक हो गया, रनिंग होगा, योगा हो गई, ऐसी एक्टिविटीज़ रखेंगे, तो ये बीमारी कम से कम हो सकती है। अब जहाँ तक रह गई इसके इलाज की बात, तो एक बार जब ये पथरी बन जाती है तो इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी है। ये बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं होती। ऑल्दो हमारे लिटरेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ चल रही हैं जिनमें दवाइयों पे काम किया जा रहा है, पर अभी तक ऐसी कोई भी दवाई सामने नहीं आई है जो इसको 100% तक ठीक कर सके। तो इसीलिए अभी तक इसका इलाज सर्जरी ही है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनका मानना ये होता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेंगे तो शायद उस पत्थरी को हम निकाल सकते हैं। कि कितनी सच्चाई है इसमें? मैम देखिए, अगेन ये वो कन्फ्यूजन वाली बात है। पानी पी के किडनी स्टोन्स निकलते हैं, गॉल स्टोन्स नहीं निकलते हैं, और अभी हम गॉल स्टोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन शुरू में ही दूर करना बड़ा ज़रूरी है कि जो गॉल स्टोन्स हैं या पित्ते की पथरी है वो पानी से नहीं घुलते हैं। उसके लिए उसका जो इलाज है वो सर्जरी ही है। चलिए, अगर एक बार सर्जरी मान लो किसी पेशेंट की होती है तो रिकवरी में कितना टाइम लगता है? क्या उसकी जो जनरल जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म कर पाता है, या फिर एक लंबा चौड़ा जो है समय है उसे लगता है इस चीज़ से रिकवर करने में? जी। देखिए, आजकल जो हम सर्जरी करते हैं उसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। ये कन्वेंशनल सर्जरी या पुरानी सर्जरी से काफ़ी अलग है। इसका बेनिफिट यही है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। अगर हमने आज सर्जरी करी है पेशेंट की, तो हम पेशेंट को शाम तक नहीं तो अगले दिन तक छुट्टी करके उसको घर भेज सकते हैं। और छुट्टी करने के बाद
हम इनफैक्ट पेशेंट को अपने सामने हॉस्पिटल में अपने सामने उठा के बिठाते हैं, पेशेंट को चलने फिरने के लिए कहते हैं, अपने सामने खाना खिलाते हैं और उसी के बाद पेशेंट की छुट्टी करी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट अपनी रूटीन जो भी चीज़ें हैं घर जाने से पहले एक बार हॉस्पिटल में हमारे सामने कर लेता है और अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो उसको सेम डे नहीं तो अगले दिन तक छुट्टी कर सकते हैं। जहाँ तक रहेगी पेशेंट की रूटीन लाइफ में वापस आने की बात, तो विदिन 3 to 4 days द पेशेंट यूजुअली फील्स ऑलमोस्ट फाइन, बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे हम लोग पेशेंट को एक्सर्शन यानी भारी काम करने से या वज़न वाला काम करने से कम 2 हफ्ते के लिए मना करते हैं। अदरवाइज़ पेशेंट की लाइफस्टाइल में ऐसे कोई चेंज नहीं आता है। सर्जरी के बाद क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो देखने को मिलते हैं? मैम, गॉल ब्लैडर की सर्जरी काफ़ी सेफ सर्जरी है और इसके बाद जैसे मैंने अभी समझाया कि नॉर्मल डे टू डे रूटीन लाइफ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कई लोग ये सिचुएशन ज़रूर फेस करते हैं कि खाने के बाद थोड़ा डाइजेशन में इशू आता है, लेकिन वो इतना मेजर इशू नहीं है। अगर हम अपना डाइट कंट्रोल रखेंगे, यानी कि डाइट में हम जो फैटी चीज़ें होती हैं, जो ऑयली चीज़ें होती हैं जिनमें चर्बी ज़्यादा होती है, चिकनाई ज़्यादा होती है, उसको अवॉइड करेंगे, प्लस खूब सारा पानी पिएंगे और खाने में खूब सारा फाइबर लेंगे, तो ये जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो भी ना के बराबर ही पेशेंट को परेशान करती हैं। एक सवाल और उठता है कि जब सर्जरी करवानी होती है तो उससे पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और सर्जरी के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, सर्जरी से पहले हमने ये ध्यान रखना होता है कि पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन में आया है। जी, कई बार पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि उनको पथरी है। उन्हें पता कैसे चलता है? उन्हें पता चलता है जब उन्हें कोई ना कोई साइन या सिम्टम आता है, उन्हें कोई लक्षण आता है। वो लक्षण सबसे कॉमन जो पेशेंट को आता है वो होता है पेट में दर्द। जी, तो जब पेट में दर्द होता है तो उस समय जब हम कहते हैं कि जी पित्ते की पथरी का अटैक हुआ है या पित्ते की पथरी का दर्द हुआ है, तो उस समय हमने ये देखना होता है कि सबसे जो कॉमन उसका टेस्ट होता है वो हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि पित्ते में कोई सोजिश है या नहीं है। अगर पित्ते में सोजिश होती है तो उस समय हमने पेशेंट को दवाइयों पर रखना होता है नॉर्मली, और उसकी हमने सोजिश को कम होने का इंतज़ार करना होता है। ऐसे में सर्जरी करना पेशेंट के लिए काफ़ी सीरियस या काफ़ी डेंजरस हो सकता है। सो दैट इज़ वाई हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर दर्द हुआ है और दर्द काफ़ी तेज़ हुआ है तो हम पेशेंट्स को यूजुअली 3-4 दिन अपने पास एडमिट रख के दवाइयों पर रख के पेशेंट का दर्द कम करते हैं और हम वेट करते हैं 4 से 6 हफ्ते के लिए ताकि उनकी सोजिश उतर जाए। एक बार वो सोजिश उतर जाती है उसके बाद पेशेंट की सर्जरी काफ़ी सेफली करी जा सकती है। तो वो जो अगर पेशेंट को दर्द हुआ है तो अगले 4 से 6 हफ्ते में उसे अपनी डाइट का और उसे अपनी दवाइयों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा होता है कि जब पेशेंट को पता होता है कि जी उनको 4 महीने पहले, 6 महीने पहले या साल भर पहले कभी दर्द हुआ था और उन्होंने उस टाइम स्कैन कराया था जिसमें पित्ते की पथरी आई थी, तब उस समय पेशेंट ऑलरेडी एक साउंड फिजिकल स्टेट में होता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है और वो एक इलेक्टिव सर्जरी के लिए हमारे पास आते हैं। उस समय तो हमने बस पेशेंट का जनरल चेकअप करना होता है कि पेशेंट को और कोई बीमारी तो नहीं है जिसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर पेशेंट हमारी तरफ से फिट होता है तो फिर हम पेशेंट की जल्दी से जल्दी सर्जरी कर सकते हैं। जहाँ तक रहेगी सर्जरी के बाद की बात, तो सर्जरी के बाद जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि पेशेंट्स यूजुअली हम अगले दिन छुट्टी कर देते हैं। 3 या 4 दिन में पेशेंट अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ जाते हैं। जो ध्यान उन्होंने रखना होता है वो यही होता है कि अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। अगर पेशेंट बहुत ऑयली फूड या स्पाइसी फूड खाते हैं तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या हाजमे की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा क्योंकि हमारे कट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं तो पेन तो 2 या 3 दिन में पेशेंट का चला जाता है। लेकिन क्योंकि कट्स लगे हैं तो उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। हम 8वें या 10वें दिन के आसपास टाँके काटते हैं तो 8 या 10 दिन तक हमने टाँकों का ध्यान रखना होता है। और हम पेशेंट को यूजुअली ऐसा कहते हैं कि 10-12 दिन 15 दिन तक कोई बहुत एक्सर्शनल या हैवी एक्सरसाइज या फिर हैवी काम ना करें, ताकि अगर गलती से वो टाँके खुल ना जाएं या गलती से टाँकों में दर्द ना हो जाए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती नहीं है हमारे पेशेंट्स को। यानी ये पूरे तरीके से कह सकते हैं कि सेफ है? जी, ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। इनफैक्ट अगर कंपेयर करेंगे हमारी ओपन सर्जरी या कन्वेंशनल सर्जरी को और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को गोल्ड स्टैंडर्ड का दर्जा दे दिया गया है इंटरनेशनली, यानी कि ये सर्जरी ओपन सर्जरी से बेटर है और इसके जो रिजल्ट्स हैं और जो उसका रिकवरी रेट है वो ओपन सर्जरी से बेटर माना जाता है। अगली अगर हम बात करते हैं पाइल्स की, तो पाइल्स में ज़्यादातर देखा जाता है कि सर्जरी से ही इसे ठीक किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें दवाइयों से शायद नहीं ठीक कर पाते। तो पाइल्स में ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर रहता है?
जी, पाइल्स अगेन हमें पहले समझना पड़ेगा कि पाइल्स क्या प्रॉब्लम होती है। आसान भाषा में हम इसको पाइल्स कहते हैं, हिंदी पंजाबी में हम इसको बवासीर की प्रॉब्लम कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। ये जो एक परेशानी है, इसका सबसे जो कॉमन साइन और सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को स्टूल्स के रास्ते से ब्लीडिंग होती है, यानी खून निकलता है। जी, तो ऐसी कई और परेशानियां भी होती हैं जिनमें खून के स्टूल्स के साथ ब्लड निकल सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमें सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना है कि वो पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट को चेक करते हैं। एक बार चेक हो जाता है कि हाँ जी पाइल्स है, पाइल्स के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं। एक बार वो हो जाता है, देन वी डिसाइड कि पेशेंट की किस स्टेज की पाइल्स है और उसमें हमने कौन सा ट्रीटमेंट देना है। कन्वेंशनली हम लोग पेशेंट को ओपन सर्जरी करते थे। ओपन सर्जरी में क्या होता था कि जितने भी पाइल्स के मस्से हैं जो ब्लीड करते हैं, जिनसे खून निकलता है, उसको पूरा का पूरा जड़ से काट दिया जाता था। अब क्योंकि हमने उसको जड़ से काटा है तो काफ़ी बड़ा जख्म बन जाता था, जिसकी वजह से पेशेंट को जो नॉर्मल जो दिनचर्या है उसने एक या दिन में 2 या 3 बार स्टूल्स पास करने जाना है, तो बहुत ही पेशेंट के लिए एक डिस्कम्फर्टिंग फीचर था वो। तो उसको कवर अप करने के लिए अभी जो हम सबसे लेटेस्ट टेक्निक यूज़ करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, उसको हम लेज़र टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक से जो पाइल्स का मस्सा होता है उसको जड़ से जला दिया जाता है। इसका जो मस्सा है वो धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ना कोई पेन की प्रॉब्लम आती है, ना ही बाद में कोई स्वेलिंग की प्रॉब्लम आती है, और जो उसका रिकवरी है वो भी बिल्कुल पेनलेस हो जाता है। और क्योंकि इसमें कोई हम लोग कट नहीं लगाते हैं तो उसकी वजह से ड्यूरिंग द सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी कोई बहुत सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग भी नहीं होती है। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करें कि आखिरकार पाइल्स होता क्या है, होता क्यों है और इसकी वजह क्या है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को सबसे पहले स्टूल्स के साथ खून आ सकता है और उसके बाद पेशेंट को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि उसके जो स्टूल्स पास करने वाली जगह है वहाँ पे कोई मस्से या फिर पंजाबी में कहते हैं मोके बन जाते हैं, या फिर इंग्लिश में जब हम लोग कहते हैं कि पररेक्टल मास आ जाता है। जी, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली आती है जब पेशेंट का खाना पीना ठीक नहीं होता और पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ रहती है। कब्ज़ी इसका एक सबसे कॉमन कारण है। कई बार पेशेंट को ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो कॉमन कारण है वो उसका कब्ज़ है, क्योंकि कब्ज़ के कारण स्टूल्स हार्ड होते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही फ्रिक्शन के साथ स्टूल पास करना पड़ता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये मस्सों का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है और उसी फ्रिक्शन की वजह से कई बार ये मस्से फूट भी जाते हैं, जिनकी वजह से इनमें ब्लीडिंग आ जाती है। ये जो मस्से होते हैं इनके बिल्कुल ही अंदर खून के गुच्छे खून के वेसल्स होते हैं। जैसे जैसे उनका साइज़ बढ़ता जाता है उसमें जो खून के गुच्छे होते हैं वो बढ़ जाते हैं और बिल्कुल स्किन के नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए कई बार पेशेंट जब हार्ड स्टूल्स पास करता है तो उसके साथ वो गुच्छे फट जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये 2 सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं, एक तो ब्लीडिंग होना और दूसरा गुच्छे फील होना। क्या बिना सर्जरी के इसे ठीक किया जा सकता है? बिना सर्जरी के भी पाइल्स का कोई इलाज नहीं है। बिना सर्जरी के हम सिर्फ पेशेंट की जो अक्यूट कंडीशन होती है सबसे पहले उस पर कंट्रोल पा लेते हैं, यानी दवाइयों से हम पेशेंट के सिर्फ सिम्टम्स ठीक कर सकते हैं, बीमारी ठीक नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पेशेंट है जिसको मस्से फील हो रहे हैं जो बहुत बड़े हो गए हैं, या फिर पेशेंट को फील हो रहा है कि जी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इन दैट केस हम पेशेंट को 10 दिन 15 दिन 20 दिन दवाइयाँ देते हैं ताकि पेशेंट एक बार सिम्टोमेटिकली ठीक फील करे, ब्लीडिंग रुक जाए, स्वेलिंग का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाए, एंड आफ्टर जब और पेशेंट के ऐसे सिम्टम्स चले जाते हैं तब फिर हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। अच्छा, क्या प्रोसेस रहता है? मान लो पाइल्स की जब सर्जरी होती है तो पहले क्या सावधानियां रखी जाएं और उसके बाद क्या सावधानियां रखी जाएं, और दोबारा कभी लौट के ना आए ये बीमारी, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? जी, मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब पहले दूंगा कि कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि पाइल्स ऑपरेशन के बाद दोबारा हो जाता है। जी, तो उसके लिए हमें इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी। ये पाइल्स जो होता है मैम 2 टाइप का होता है। बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया कि खून के जो नसें होती हैं, जो वेसल्स होते हैं, उनके गुच्छे बन जाते हैं। जी, तो जो सबसे कॉमनली जगहों पे पाए जाते हैं, अगर हम जो हमारी एनल ओपनिंग है उसको अगर आसान भाषा में समझाने के लिए उसको हम घड़ी के समय की तरह समझाते हैं कि अगर एक पेशेंट सीधा लेटा है तो ऊपर 12 o'clock, नीचे 6,
राइट में 3 और लेफ्ट में 9 o'clock होता है। तो जो सबसे कॉमन मस्से होते हैं जिनको हम प्राइमरी हेमोरॉइड्स या प्राइमरी पाइल्स कहते हैं, वो 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पे पाए जाते हैं जी। और इसके अलावा जो भी बच गया वो सारे सेकेंडरी हेमोरॉइड्स होते हैं। प्राइमरी हेमोरॉइड तो इसीलिए हमें जो बीमारी दिखती है ऑपरेशन के दौरान, मान लीजिए कि हमें 3 मस्से दिख रहे हैं 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पे, हमने उनका ऑपरेशन कर देना है। लेकिन कल को जो सेकेंडरी पाइल्स, जहाँ पे मैंने आपको समझाया और भी वेसल्स होते हैं, कल को अगर वो ग्रो कर जाते हैं 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो वो एक नई बीमारी होती है, वो रिकरेंस नहीं होता, यानी बीमारी दोबारा से एक नई बीमारी बन के आती है। ये नहीं है कि जो हमने ऑपरेशन किया है वो ख़राब हो जाता है। तो ये हमको अंडरस्टैंड करना ये बड़ा ज़रूरी है कि एक बार ऑपरेशन हो जाए, अगर तो उसकी ब्लीडिंग ना रुके, कि ब्लीडिंग कॉन्टीन्यूस हो रही है, तब हम कह सकते हैं हाँ जी कि मस्से या पाइल्स की प्रॉब्लम दोबारा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। लेकिन अगर पेशेंट के 6 महीने के गैप के बाद या साल भर के गैप के बाद उसको नए मस्से फील होते हैं, तो वो एक नई बीमारी है, इट इज़ नॉट रिकरेंस। क्या हो अगर मान लो ब्लीडिंग नहीं रुकी है और मतलब फिर कितने दिन बाद दोबारा ये सर्जरी करवानी पड़ती है, कि टाइम गैप कितना रखना होता है इसके अंदर? ये जो रिकरेंस की प्रॉब्लम है, ये यूजुअली जो ब्लीडिंग नहीं रुकती है, ये प्रॉब्लम हमें ओल्ड कन्वेंशनल सर्जरी में देखने को मिलती थी। क्योंकि उसमें हमारा जख्म का साइज़ बहुत बड़ा होता था, और क्योंकि जख्म है, खुला है, वहाँ टांके नहीं लग सकते हैं ऐसी जगह पे, तो इसीलिए बार बार ब्लीडिंग होने का डर रहता था। लेकिन क्योंकि अब हम लेज़र सर्जरी करते हैं, तो लेज़र सर्जरी में सारा कुछ क्लोज रहता है, हम कोई स्किन पे कोई कट नहीं लगाते हैं। हमारी जो लेज़र है, अगर हमने उसको स्किन के अंदर इंसर्ट करना भी है, तो वो 1 मिलीमीटर से छोटा छेद होता है, तो उससे कोई बहुत सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होती भी नहीं है। तो इसीलिए लेज़र सर्जरी इज़ अ सेफर सर्जरी एज़ कम्पेयर टू एन ओपन सर्जरी। लेकिन हाँ, अगर किसी पेशेंट की कोई ओपन सर्जरी हुई है और उसमें पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो पहले हम दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ दे के ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं, उससे रुक जाती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं रुकती है तो कीपिंग द पेशेंट्स कंडीशन इन माइंड कि इसकी कितनी परेशानी है, उस हिसाब से हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं। और इसके लिए हॉस्पिटल में कितने दिन रहना होगा पेशेंट को? मैम, नॉर्मली हम जो सर्जरी करते हैं उसमें पेशेंट का 1 दिन का स्टे होता है। मान लीजिए कि हमने पेशेंट को सारा फिटनेस देख के आज एडमिट किया है, आज ही सर्जरी करेंगे और कल तक पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। यानी एक सेफ सर्जरी है जो हम कह सकते हैं ये पाइल्स के लिए। जी, जो हम पाइल्स के लिए लेज़र सर्जरी कर रहे हैं वो एक बहुत ही सेफ सर्जरी है। सेफ सर्जरी है क्योंकि इसमें कोई कट नहीं लग रहा है, पेशेंट को कोई खास ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और क्योंकि कट भी नहीं लगा है, इसलिए पेशेंट को बाद में ऑपरेशन के बाद कोई खास ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है, पेन भी नहीं होता है। सो इट इज़, वी कैन से दैट इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी एंड द पेशेंट्स हैव रियली वेरी गुड रिजल्ट्स। चलिए, हार्निया की समस्या आती है बहुत से लोगों को, तो इसमें भी कहा जाता है कि सर्जरी से ही है जो इसका परमानेंट इलाज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप समझाएं कि हार्निया क्या समस्या है और किस तरीके से होती है ये, और कैसे इसको ठीक किया जाता है? जी, हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसके काफ़ी कारण होते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि हर्निया होता क्या है। हर्निया नॉर्मली जो हमारा पेट होता है, पेट की एक कवरिंग होती है जो मसल से बनी हुई होती है। इस मसल्स की कवरिंग में कई बार कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से पेट के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन, आंतड़ियाँ होती हैं, पेट के अंदर का फैट होता है, वो उस डिफेक्ट से बाहर निकल के हमारी स्किन के नीचे आ जाता है और हमें एक स्वेलिंग दिखने लग जाती है। इस स्वेलिंग को हम हर्निया कहते हैं। ये बहुत अलग अलग जगह पे हो सकती है। मेल्स में नॉर्मली ये ग्रॉइन रीजन में होती है। ग्रॉइन रीजन मतलब जहाँ पे हमारा पेट ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे थाइज शुरू हो रही हैं। फीमेल्स में नॉर्मली ये नाभि के पास देखी जाती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी और जगह पे हो सकती हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट का पहले ऑपरेशन हो रखा है और ऑपरेशन के बाद उसके जो टांके हैं वो खुल गए हैं या इन्फेक्शन हो गई थी, तो उस जगह पे भी हर्निया बनने का चांस रहता है। तो उसको हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। और क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिफेक्ट है, यानी कि शरीर के उस हिस्से में इतनी कमज़ोरी आ गई है, तो ये भी दवाइयों से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसमें भी हम सर्जरी ही करते हैं और ये सर्जरी से ही ठीक होने वाली बीमारी है। कई बार छोटे बच्चों में ये बीमारी बचपन से ही देखी जाती है, पैदाइशी देखी जाती है, तो उसको हम कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं। तो उसका इलाज भी 1 या 1.5 साल की उम्र में बहुत सेफली उसका भी ऑपरेशन हो जाता है। क्या कोई एज पीरियड होता है कि इस एज में ये जो बीमारी है हार्निया की, ये ज़्यादा देखी जाती है? जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि एक तो बच्चों में पैदाइश के बाद देखा जाता है, उसको कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं। उसके बाद
फीमेल्स में ये प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि नाभि के पास का हर्निया होता है, तो फीमेल्स में ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के बाद देखी जाती है। जी। स्पेसिफिकली उन फीमेल्स में जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, 2 या 3 प्रेगनेंसीज होती हैं, जिसके बाद उनका जो पेट का मस्कुलेचर है, जो पेट का जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और नाभि के रास्ते से पेट के अंदर का सामान जो इंटेस्टाइन्स हैं या फैट है वो बाहर आने का स्किन के नीचे आ जाता है और दिखने लगता है। तो फीमेल्स में ये यूजुअली प्रेगनेंसीज के बाद 35, 40, 45 की एज ग्रुप में ये एक हर्निया काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। वेराज जो मेल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि उनमें ग्रॉइन वाले रीजन में हर्नियाज होते हैं, जिसको हम लोग इंग्वाइनल हर्नियाज कहते हैं। 2 टाइप के हर्नियाज होते हैं यहाँ पे भी। तो एक डायरेक्ट हर्निया कहते हैं, एक इनडायरेक्ट हर्निया कहते हैं। जो डायरेक्ट हर्निया होता है वो यूजुअली ओल्ड एज में देखा जाता है, जब पेशेंट का मस्कुलेचर काफ़ी वीक हो जाता है, आफ्टर द एज ऑफ 65, 70 उस एज ग्रुप में देखा जाता है। और दूसरा जो इनडायरेक्ट हर्नियाज होते हैं वो यूजुअली यंगर पॉपुलेशन में देखे जाते हैं, 25, 30, 35, जो लोग विगरस एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर जो जिनका एक काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, लेकिन उनकी बॉडी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए इंक्रीज प्रेशर की वजह से वहाँ पे हर्निया बन जाते हैं। तो मेल्स में यूजुअली या तो यंगर पॉपुलेशन में देखा जाता है या ओल्ड में एज में देखा जाता है। मिडिल एज में यूजुअली ये कम देखा जाता है। हार्निया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है, या आपके हॉस्पिटल में किस तरीके का ट्रीटमेंट है जिससे एकदम सेफ भी हो और पेशेंट को दोबारा ये समस्या ना आए? जी, जैसे कन्वेंशनल सर्जरीज हैं जिसको हम ओपन सर्जरीज कहते हैं, वो सारी सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में होती हैं। लेकिन जो अभी एडवांस सर्जरीज हैं जिनको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज कहते हैं, तो हर्निया के लिए वो जो सर्जरीज हैं वो भी हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी समय से और एक काफ़ी अच्छे नंबर में हम लोग कर चुके हैं। इन सर्जरीज को अम्बलाइकस, जैसे मैंने आपको समझा, जो लेडीज़ में जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग नॉर्मली अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं, तो उसमें भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। उस सर्जरी का स्पेसिफिक नाम आईपॉम होता है। और जो दूसरी ग्रॉइन सर्जरीज होती हैं वो भी लैप्रोस्कोपिकली करी जाती हैं। उसमें भी वो यूजुअली मेल्स में जो हम लोग करते हैं, उनके भी हमने काफ़ी केसेस किए हैं और उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगेन इसमें जो सवाल यही पूछा जाता है कि कौन सी सर्जरी बेटर है, तो इसमें हम यही कहेंगे कि जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसका जो बेसिक बेनिफिट है कि उसमें कट्स छोटे लगते हैं, उसमें ब्लीडिंग कम होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम होने की वजह से पेशेंट को वीकनेस कम आती है। कट छोटे लगने की वजह से जो पेशेंट का रिकवरी है और वो ज़्यादा जल्दी होती है। कट छोटे लगने की वजह से पेशेंट को पेन है वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए वी कैन से दैट इन अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो एक बेटर सर्जरी है, बेटर ऑप्शन है पेशेंट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। जो पेशेंट्स हैं जिनका एक काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल है, जैसे आजकल हर कोई बिजी रहता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस से छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उसमें रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है पेशेंट की और पेशेंट जल्दी से जल्दी वापस अपने नॉर्मल रूटीन वर्क में वापस जा सकता है। इस सर्जरी के बाद अपने खाने पीने का ध्यान कैसे रखना चाहिए पेशेंट्स को, ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी आ सके, और या उसके बाद भी किस तरीके के जो हैं सावधानियाँ होनी चाहिए? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जी। सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो हमने पहले हर्निया डिस्कस किया था कि हर्निया क्या होता है, तो वो क्यों होता है। उसका एक बड़ा मेजर कारण होता है कि हमारे पेट के अंदर का जब प्रेशर बढ़ता है, तो जो मैंने समझाया था, जैसे जो डिफेक्ट्स होते हैं उनका साइज़ भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हर्निया होता है। ठीक है जी। तो हमारी काफ़ी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ हैं जो हमें अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमें पता नहीं लगता है, लेकिन पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता रहता है। जैसे किसी पेशेंट को खांसी होती है या किसी पेशेंट को कब्जी होती है, तो पेशेंट काफ़ी स्ट्रेन करते हैं, जिसकी वजह से पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसी परेशानियां जिनको होती हैं उनमें हर्निया काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। तो एक बार जब हमारा ये ऑपरेशन हो जाता है तो हमने वैसी ही डाइट रखनी है जिससे हम लोग ये जो परेशानियां हैं इनको प्रिवेंट कर सकें। जैसे कि जिनको कब्जी रहती है तो हम पहले तो उनको दवाइयाँ देते हैं ताकि कब्जी ना हो, और बाद में हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप हाई फाइबर डाइट लीजिए। हाई फाइबर डाइट मतलब खूब सारा सैलेड्स खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी हैं, इजी टू डाइजेस्ट, जो चीज़ इजीली डाइजेस्ट हो सके और जिसकी वजह से बाद में हमें हार्ट स्टूल्स की या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको कई स्मोकर्स होते हैं, कई पेशेंट्स होते हैं जिनको अस्थमा होता है, तो उनको हम सांस की दवाइयाँ शुरू करवाते हैं और ऐसी डाइट पे रखते हैं जैसे इनको सांस की दिक्कत कम से कम आए। क्योंकि अगर सांस की दिक्कत आएगी या फिर ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की फिर से होएगी तो पेट का प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से कई बार हर्निया दोबारा होने का चांस रहता है।
यानी उन्हें अपने डाइजेशन का जो है खास ख्याल रखना चाहिए। डाइजेशन का कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए जी। तो हम्म। अगर ये प्रिवेंट करेंगे तो पेशेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। अगली हम बात करते हैं वेरिकोज वेन की। ये जो समस्या है ज़्यादातर आजकल लोगों में दिखने लगी है कि नसें जो हैं नीली पड़ रही हैं। तो इसे बताएं कि ये क्या है और कैसे इसका इलाज संभव है। जी, वेरिकोज वेन समझने के लिए फिर से हमें इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी। वेन्स अगर हम आसान भाषा में कहें तो शरीर में दो टाइप की नसें होती हैं। एक नस होती है जो ब्रेन से निकलती है और हमारी सेंसेशंस को कंट्रोल करती है, और दूसरी टाइप की नसें होती हैं जो खून का दौरा हमारे शरीर में संचालित करती हैं। तो जो वेरिकोज वेन्स हैं, जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, ये हमारी खून की नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब खून की नसें भी दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं जो हार्ट से निकल के ऑक्सीजन वाला ब्लड सारे शरीर की तरफ लेके जाती है, उनको हम आर्टरीज कहते हैं। और जब उनसे वो सारा अंग जो है वो ऑक्सीजन यूज़ कर लेता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन यूज़ करा हुआ ब्लड वापस शरीर की तरफ, हार्ट की तरफ भेजता है, उसको हम लोग वेन्स कहते हैं। तो हमारी टांगों में जो वेन्स होती हैं उसमें ये जो प्रॉब्लम आती है, जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं जो हमें टांग की सतह के नीचे दिखती हैं, जो नीली नीली दिखती हैं, उस प्रॉब्लम को हम लोग वेरिकोज वेन्स कहते हैं। अभी आती क्यों है, इसका सबसे कॉमन कारण है कि जो लोग हाइट में थोड़े लंबे होते हैं और जो लोग बहुत देर खड़े रह के काम करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। जैसे प्रोफेशनली अगर कहा जाए तो हम सर्जन्स हैं, हमारा काम है बहुत देर तक खड़े होके काम करना, तो हम सर्जन्स में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है। इसके अलावा जो एथलीट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। जो रिक्शा पुलर्स होते हैं उनमें काफ़ी कॉमनली प्रॉब्लम देखी जाती है। और फीमेल्स में स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के बाद ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है। ज़्यादातर महिलाएं जो किचन में घंटों खड़े रहकर काम करती हैं, उनमें भी ये समस्या ज़्यादा है। एक तो उनका काम है कि वो घंटों किचन में खड़ी रहती हैं, सारा दिन खड़े रह के काम करना होता है। और स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा पेट के अंदर बड़ा होता है तो जो यूट्रस होता है वो खून की नसों पे दबाव डालता है, जिसकी वजह से उसमें नसों में फुलावट आ जाती है। प्लस उनका काम ऐसा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है, इसीलिए वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो इसका इलाज क्या संभव है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा जो पेशेंट है उसको उससे परेशानी कितनी आ रही है। तो जैसे ये जो बीमारी होती है वेरिकोज वेन्स की, ये ग्रेड 0 से लेकर ग्रेड 6 तक होती है। ग्रेड 6 में ऐसे जख्म बन जाते हैं टांगों के ऊपर जो भरे भी नहीं जाते हैं, अपने आप से नहीं भरते हैं जब तक सर्जरी नहीं हो जाती है। तो कई बार पेशेंट्स हमारे पास इतनी एडवांस स्टेज में आते हैं, तो हर स्टेज का जो ट्रीटमेंट है वो अलग होता है। सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम आती है पेशेंट की वो ये होती है कि उसको टांगों पे नीली नीली नसें दिखने लग गई हैं, और पैरों के पास जो एंकल होता है, जो टखने होते हैं, वहाँ पे पेशेंट्स को स्वेलिंग आने लगती है। ये जो स्टेज होती है, ये स्टेज पे पेशेंट के जो अगर हम सर्जरी करते हैं तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमने बीमारी को जल्दी से पकड़ लिया है। और जितना जल्दी आप बीमारी को पकड़ के उसका इलाज करेंगे, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द डिजीजेस, कि जो भी आपके पास बीमारी होगी आप उसको जितना जल्दी पकड़ेंगे उसका इलाज, सर्जिकल इलाज है, वो उतना ही अच्छा होएगा। तो बेसिकली खून में जो हमारी नसें होती हैं इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक हमारी खून की नस होती है, उसको हम SFJ कहते हैं, यानी जंक्शन होता है, और दूसरी एक और टाइप की वेन्स होती हैं परफोरेटर वेन्स। ये दोनों जो होती हैं जब इन खराब हो जाती हैं, ये जंक्शन भी और ये परफोरेटर वेन्स, तब हमारे को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये जो डायग्नोसिस है, ये हम लोग एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम एक वीनस डॉपलर कहते हैं, वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उससे हम देखते हैं कि पेशेंट को किस लेवल पे कितनी परेशानी है, फिर उसको उस हिसाब से पेशेंट को उसकी सर्जरी बताई जाती है कि आप में ये सर्जरी सूट करेगी या फिर दूसरी सर्जरी सूट करेगी। तो सबसे कॉमन टाइप की जो हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं वो ये होता है कि पेशेंट का जो जंक्शनल प्रॉब्लम है, जब जंक्शनल प्रॉब्लम आती है तब हम पेशेंट्स को लेज़र सर्जरी एडवाइस करते हैं, और जब पेशेंट को परफोरेटर वेन्स की प्रॉब्लम आती है तब हम पेशेंट्स को एक फोम स्क्लेरोथेरेपी नाम का प्रोसीजर होता है, वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और कई बार पेशेंट्स को दोनों प्रॉब्लम्स होती हैं तो दोनों पेशेंट को फोम स्क्लेरोथेरेपी और लेज़र की सर्जरी दोनों एडवाइस करी जाती है। क्या दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता? जी, अगेन इसका दवाइयों से कोई इलाज नहीं है, इसका जो इलाज है वो सर्जरी ही है। लेकिन जैसे कई बार होता है कि पेशेंट्स की कोई कंडीशंस होती हैं जिस वजह से वो सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तब हम पेशेंट्स को सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए थोड़ी ट्रीटमेंट, थोड़ी दवाइयाँ, और पेशेंट्स को एक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स नाम की डिवाइस होती है, जो एक इलास्टिक की जुराब होती है, सॉक्स होती है,
वो पहनने को एडवाइस करते हैं, जिससे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम फर्दर अगली स्टेज तक ना जाए या फिर काफ़ी स्लो ग्रोइंग रहे, तब ऐसा होता है। अदरवाइज इसका भी सर्जरी के अलावा और कोई इलाज नहीं है। तो जब वेरिकोज वेन की जो सर्जरी होती है जी। वो कैसे की जाती है और कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है पेशेंट को? जी, जो कन्वेंशनल सर्जरी थी उसमें तो पेशेंट को हम लोग प्रॉपर एनेस्थीसिया देते थे और उसमें भी मल्टीपल कट्स लगते थे बड़े बड़े, और जो वेन थी जो हमें दिखती थी, बड़ी सी नीली नीली मोटी मोटी नसें दिखती हैं, उनको शरीर से निकाल दिया जाता था बाहर। तो ये एक काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर रहता था पेशेंट के लिए। लेकिन अभी जो नई एडवांसमेंट्स आई हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम लेज़र और स्क्लेरोथेरेपी वाली ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट को, तो इसमें हम पेशेंट को कोई बेहोश नहीं करते हैं। पेशेंट को सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि जहाँ पे हमने काम करना है सिर्फ उतने हिस्से को सुन किया जाता है, और ये जो प्रोसीजर है आधे से पौने घंटे में ख़त्म हो जाता है एक टांग के लिए। और पेशेंट सर्जरी के बाद तुरंत चल फिर सकता है, और अराउंड 4 से 6 घंटे के एडमिशन के बाद यानी सेम डे पेशेंट को छुट्टी भी करी जा सकती है। तो नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए पेशेंट को फिर कितना टाइम लगता है? सर्जरी के बाद जो सबसे कॉमन परेशानी पेशेंट को आ सकती है कि पेशेंट को स्वेलिंग दोबारा हो सकती है। तो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो स्टॉकिंग्स पहन के रखें। स्टॉकिंग्स हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं 3 to 6 मंथ्स के लिए, 3 से 6 महीने पहन के रखें, और वो स्टॉकिंग्स पहन के अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर कोई पेशेंट है वो कार चलाना चाहता है, या कोई पेशेंट है वो स्कूटर पे कहीं जाना चाहता है, या बैठ के ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं, तो वो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हाँ, कई पेशेंट्स होते हैं जो एथलीट्स होते हैं या जो कोई फिजिकल एक्टिविटी फॉलो करते हैं, तो उनमें हम यूजुअली रिगरस फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए 2 to 4 वीक्स का रेस्ट एडवाइस करते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा पेशेंट को अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ से चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर दोबारा सर्जरी के बाद यही समस्या आए तो फिर उसे कैसे ठीक किया जाए? मैम, लेज़र सर्जरी के बाद यूजुअली ये प्रॉब्लम 90% तक ठीक हो जाती है जी। सिर्फ 10% पेशेंट्स ही होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। तो ऐसे केस में हम लोग यूजुअली सर्जरी से 6 महीने तक वेट करते हैं पहली सर्जरी से, और उसके बाद उसका एक रिपीट डॉपलर टेस्ट कराया जाता है। और अगर उस टेस्ट में हमें लगता है कि कोई परेशानी है, तो फिर उसका, या तो जैसे मैंने पहले बताया था, उसकी जो भी परेशानी है उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग उसका वैसा ट्रीटमेंट सिमिलर पैटर्न पे हो जाता है। तो अगेन उसमें भी यही रहता है कि सेम डे सर्जरी और सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है, और सेम प्रिकॉशंस रहती हैं उसमें भी। तो चलिए एक लास्ट सवाल कि आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं वो कहाँ-कहाँ से आते हैं? जैसे हमारा हॉस्पिटल जो है बिल्कुल चंडीगढ़ के सेंटर में है, तो चंडीगढ़ के जो लोकल पॉपुलेशन है, आसपास के जो हमारे सिटीज़ हैं, जैसे मोहाली, पंचकुला हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और हिमाचल हो गया। इनफैक्ट हमारे पास तो कई बार बहुत दूर दराज से, जम्मू कश्मीर से, लेह लद्दाख से भी पेशेंट्स आते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली देयर वाज अ पेशेंट जो हमारे पास राजस्थान से आए हैं फॉर एडवांस ट्रीटमेंट, जो उनके शहरों में नहीं मिल रहा है। तो इसका चंडीगढ़ के बिल्कुल बीच में होने का हमें ये काफ़ी एडवांटेज है यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को, कि 3 या 4 स्टेट्स हैं बिल्कुल जो सराउंडिंग है वहाँ से, उनको बिल्कुल बहुत अच्छा केयर हमारे हॉस्पिटल में मिलता है। तो चलिए, उम्मीद है कि इस जानकारी से काफ़ी आपको मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब ने हर पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है और तमाम जो है सर्जरी है उनके बारे में आपको बताने की कोशिश की है।